हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? इसलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है? अध्याय 8। चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, जिसको हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी होती क्या है ये बताओ, सोचो जरा सा। देखो, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि ये क्या है। एक आपका बल है, लेकिन ये बल कार्य कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बल ऐसे कार्य करता है जैसे पृथ्वी पे हम टिके हुए क्यों है? क्योंकि पृथ्वी हमें क्या कर रही है? अपनी ओर घसीट रही है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी इंक्लूडेड है, पृथ्वी हो गई, मंगल, बुध, इस प्रकार के जो ग्रह लगा रहे हैं वो किस चक्कर मतलब किस कारण से उनका चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और ये ग्रेविटी डिपेंड किस में करती है? उनके मास पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? मास पे। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना अधिक मास होगा, मतलब जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उसके पास किसी चीज को खींचने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आप अगर पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे तो आप हवा में फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। इसकी परिभाषा क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी। तो अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो हमसे कि भैया ये बताइए, यहां पर जैसे मैंने 1 किलो का बाट इधर ले लिया, 1 किलो का बाट इधर ले लिया, एक दूसरे पे तो कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। लोहे के दोनों को अगर 1 किलो का या 2 किलो का अलग अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, तो क्या वो एक दूसरे पे चिपकते हैं क्या? नहीं। चुंबक चमकते हैं लेकिन कोई पिंड नहीं चिपकते। तो कैसे? क्योंकि वहां पर हम यहाँ पृथ्वी पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी की ग्रेविटी अत्यधिक, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा गोला है, 1 किलो के हिसाब से तो बहुत बड़ा गोला है, तो वो वर्ग नहीं करते हैं। लेकिन आप इन्हीं को स्पेस में लेके जाओगे तो आपको ग्रेविटी महसूस होगी, वो एक दूसरे को और क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है। और ये घूमने इसलिए लगते हैं, ये परमानेंट, जैसे सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, और खींचने के कारण एक तरह से, अब समझना, जैसे मान लो मैं पृथ्वी का ले रहा हूं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? चांद है। अब पृथ्वी अपनी ओर इसको खींचेगी, भाई ये भी तो एक मास रखेगा, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी। मान लिया कि इसकी ग्रेविटी कहां पे कार्य कर रही है? यहां पे कार्य कर रही है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की ज्यादा बड़ा गोला है तो पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा है, चांद छोटा गोला है तो चांद की ग्रेविटी कम है। अब चांद क्या कर रहा है? अब देखो, यहां से ग्रेविटी जा रही है, सपोज करो यहां से चंद्रमा अपनी ग्रेविटी दे रहा है, और ये बीच में कहां पे लड़ाई कर रहे हैं? इस बिंदु पे। समझते जाना। अब पृथ्वी बड़ी है तो क्या करे? चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करे, तो चंद्रमा एक हिसाब से गिरने की कोशिश कर रहा है, और जब वो गिरता है ना तो वो आगे बढ़ता है कि मैं आज नहीं तो कल इस पे गिर ही जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे घसीट रही है। लेकिन चंद्रमा की खुद की ग्रेविटी होने के कारण ग्रेविटी कहां पे अपोज हो रही है? शून्य हो रही है, यहां पे शून्य हो रही है। तो वो निरंतर क्या करता रहता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, और कभी गिरता हुआ नहीं है। अगर इसका खुद का मास ना होता तो ये पृथ्वी पर गिर जाता, या इससे बहुत हल्का होता तो भी गिर जाता। जैसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड होते हैं ना, वो पृथ्वी से क्यों टकरा जाते हैं? क्योंकि उनके पास पृथ्वी की अपेक्षा मास कम होता है। ग्रेविटी उनके पास भी होती है, लेकिन पृथ्वी एक बड़ा गोला है, उनके अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा उनका मास छोटा पड़ जाता है, उनके पास ग्रेविटी नहीं होती तो पृथ्वी पूर्णतः घसीट लेते हैं। लेकिन चंद्रमा भी ठीक ठाक मास अपने पास रखता है, इसीलिए वो गिरने की कोशिश तो करता है, पृथ्वी घसीटती तो है, लेकिन इसकी खुद की ग्रेविटी होने के कारण एक बिंदु पर दोनों ग्रेविटी जीरो हो जाती है, और वो लगातार मतलब गोल गोल घूमता रहता है और कभी गिरता नहीं। सेम काम यही पे हमारी पृथ्वी भी करती है, किसके साथ? सूरज के साथ। ठीक है। जुपिटर भी यही करता है, सैटर्न भी करता है, अरुण और वरुण दोनों भी, ठीक है, यही काम करते हैं, जितने भी ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सारे ग्रह पृथ्वी के सारे ग्रह हमारे सौरमंडल के सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो इसी तरह से क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है क्या? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है? हाँ, सूर्य भी हमारे मिल्की वे में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है। और तकरीबन उनका लाखों में जाता है, कई लाख साल बाद ये एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब से अब तक इंसान की उत्पत्ति नहीं, जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी, जब थोड़े छोटे छोटे कौन से आए थे? जो ये फंगस आए थे आपके, सबसे पहले फंगस ही बने थे।
इनसे जब मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, पहले चीज ने सांस लिया था इस पृथ्वी पे, तब से अब तक सूरज केवल 2 बार अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाया है। सोचो कितनी दूर होगी, कितनी बड़ी होगी गैलेक्सी। स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फिर कभी बताएंगे। अभी हम लोग ग्रेविटी पे बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण समझ में आया ना, जिसके पास जितना मास वो उतना ही अधिक फोर्स जनरेट करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रेविटी कह देते हैं। पहली चीज समझ में। दूसरी चीज, पृथ्वी पर 2 मास आपस में क्यों नहीं चपकते, उनकी ग्रेविटी मुझे क्यों नहीं महसूस होती है? वो इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि पृथ्वी का खुद का एटमॉस्फेयर है, और प्लस पृथ्वी की खुद की क्या है, ग्रेविटी है, जो मुझे नीचे की ओर घसीट रही है। और पृथ्वी मुझे किस फोर्स से नीचे की ओर घसीट रही है, किस रफ्तार से घसीट रही है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से खींच रही है, जिसको हम लोग जी कहते हैं। ये याद कर लेना, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे खासे काम आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा इस चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टेड है समझना इसको। तो अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण डिफिनेशन क्या लिखोगे? किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है आपका? लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद रहती तो आप एक परिभाषा जो सिंपल सी है, जो छोटे छोटे बच्चों को बताई जाती है, आप वो भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? पृथ्वी जिस बल से हमें घसीट रही है, उस बल को हम लोग क्या कह देते हैं? गुरुत्वाकर्षण कह देते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी लिखे दे रहा हूं। पृथ्वी हमें जिस बल से अपनी पत्नी लिख गया था क्या? अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते। ठीक है, तो आप ऊपर वाली भी परिभाषा लिख सकते हो और नीचे भी वाली भी परिभाषा लिख सकते हो, गलत कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब ऊपर वाली परिभाषा लिखते हो तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड परिभाषा हो जाती है, नीचे वाली थोड़ी सी कम स्टैंडर्ड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में एक जिज्ञासा और उत्पन्न होनी चाहिए कि पृथ्वी अगर मुझे, अच्छा एक पृथ्वी को ही अभी समझाते हैं, फिर मास को समझाएंगे। जब हमें कोई चीज अपनी ओर खींच रही होती है तो वो सबसे ज्यादा कहां पे खींचेगी? आपके ऊपर सवाल आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये पृथ्वी है, ये कोर है पृथ्वी का, ठीक है, बीच में इसका सेंटर होगा पृथ्वी का। भाई अगर ये अंडाकार है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? मैंने माना कि सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, पृथ्वी सबसे ज्यादा बल कहां लगाएगी? अगर छोटे बच्चे को बताया जाए तो आप लोगों के दिमाग में क्या आया होगा? किसके सेंटर पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी, ऐसा कुछ है। लेकिन यहीं पे आप लोग मात खा जाते हो। आप पृथ्वी की सतह से चाहे ऊपर की ओर जाओगे और चाहे पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर आओगे, गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाएगा। अब कह दो क्यों, समझते हैं। देखो, पृथ्वी का मास सबसे ज्यादा महसूस आप कहां पे करोगे? देखो, फोर्स जो होता है, अभी मैं जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट स्लाइड में M1 into M2 बताऊंगा, और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा, ये रेडियस होती है, मतलब इनके बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको पकड़ते हैं। मतलब बल M के समानुपाती होगा, मतलब जिसका फोर्स, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बल भी ज्यादा होगा। डायरेक्टली समानुपाती का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होता है? ये ज्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो ये ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इनको बाद में भी समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आप मुझे ये बताओ, आप अच्छे से बताना,
कि पृथ्वी का मास, आप पूरा मास, कोई पिंड पृथ्वी का पूरा मास कवर कब करेगा? इस जगह पे बताओ, पृथ्वी की किस जगह पे वो पूरा मास को कवर करेगा? पूरे मास का फोर्स कहां पे लगेगा उसके? यहां पे, यहां पे, यहां पे नहीं। अब समझना, जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, मान लो कि ये पृथ्वी, जब हम इसकी पृथ्वी की ओर ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स कम होगा। यहां तक समझ में है कि ऊपर जाने पर जितना ऊपर जाएंगे बल उतना ही कम होता चला जाए। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी से उतना ही दूर जा रहे हैं। इतनी चीज तो आपको नॉर्मली होगी। ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि अब अंदर आना चाहिए तो बल ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे भैया ने कैसे बोल दिया कि जब मैं अंदर आऊंगा तो भी बल कम होता चला जाएगा, और अंततः जब आप यहां पे पहुंचोगे ना तो आपका बल क्या हो जाएगा? पूर्णतः जीरो हो जाएगा, घर्षण बल जीरो, और आप अनंत काल तक यहीं पे फंसे रह जाओगे। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहां पे ग्रेविटी जीरो होने के कारण क्या होगा? आपका यहीं पे आप फंसे रह जाओगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं जो वैज्ञानिक सोचते हैं, अगर मैं पृथ्वी दोनों तरफ सुरंग बना दूं, नीचे नीचे छेद कर दूं और एक बाल को बहुत तीव्र गति से यहां से फेंकूं, तो बाल क्या बीच में रुकेगी या फिर निरंतर कार्य करती रहेगी? बताओ। निरंतर कार्य करती रहेगी। कैसे? जब बॉल को मैंने नीचे की ओर फोर्स करके फेंका तो यहां तक जाएगी, इसका बल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये बल क्या करने लगेगा? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये इसको घसीटेगा कि नहीं घसीटेगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगी तो चरम सीमा पे होगा, फिर वो जाएगी, फिर वो आएगी, फिर और जाएगी, तो ये निरंतर कार्य घूमती रहेगी बॉल अनंत काल तक। अगर आप पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप यहीं पे रुके रह जाओगे। यहां तक बात समझ में? लेकिन आप ये नहीं समझा पा रहे भैया कि अंदर जाने पे बल कम क्यों होता है। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो पृथ्वी की सतह से मैं दूर होता चला जाऊंगा, तो डिस्टेंस के कारण जब ये ज्यादा होती जाएगी तो बल अपने आप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन आप मुझे ये चीज बताओ कि नीचे जाने पे ऐसा क्यों होगा? नीचे जाने पे तो हम इसके पास आते जा रहे हैं सेंटर के, होगा वहां पे कॉन्सेप्ट ये वाला ना लग के ये वाला लगता है। समझना कैसे? जब हम पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं तो जैसे मान लो कि यहां पे आप पहुंच गए, तो आपने इतनी पृथ्वी का मास तो खो दिया ना, खोया कि नहीं खोया? कि नहीं खोया? तो अब जब आप यहां थे तो ये पूरी पृथ्वी आपको पर बल लगा रही थी, पूरा मास आपके ऊपर काम कर रहा था। जब आप यहां पे आ गए तो आप पे मास कितना काम करेगा? इतना। जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो ऊपर वाला मास तो काम करना छोड़ ही देगा, तो यहां पर जब मास नहीं है तो क्या बल होगा? नहीं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी नहीं आया। मतलब आप जितना अंदर चलते जाओगे उतना सतह से दूर होते चले जाओगे, और जैसे जैसे सतह से दूर होगे वैसे वैसे आपका ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, नोट में लिखवा दूंगा, अभी परिभाषा नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी समझाते हैं कि ये क्या होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक ये होती है, एक ये होती है, दोनों को अलग अलग समझेंगे अच्छा लगेगा ना, ऐसे एक बार में समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने जैसे आपके गति के नियम दिए थे ना, फिर गति के समीकरण दिए थे, उसी तरीके से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी एक अपना नियम बताया था। सोचो न्यूटन अगर ना होते तो आज हमारे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ खास होती नहीं। ठीक है, तो न्यूटन ने यह बताया था कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कहां लगता है। जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था वो इन्होंने बताया था, मैं सीधा सीधा लिखता हूं फिर समझाता हूं। न्यूटन ने कहा था जब दो या दो से अधिक, मतलब दो पिंड हो या दो से अधिक पिंड हो, जब दो या दो से अधिक पिंड, जब दो या दो से अधिक पिंड, नहीं एक मिनट गलत, दो या दो से अधिक पिंडों, हाँ जब डाला को दो या दो से अधिक पिंडों के बीच लगने वाला बल जिसको हम लोग F कहते हैं, लगने वाला बल F उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, उन पिंडों के द्रव्यमान के
गुणन गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, अब उनके डिस्टेंस पर भी तो डिपेंड करेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि एक पिंड को दिल्ली में रख दिया गया है, एक पिंड को रख दिया गया तुम्हारा कश्मीर में और कहा गया कि देखो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो एक समान थोड़ी ना लगता, डिस्टेंस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ था, तथा क्या लिखा, द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात को समझना बहुत गौर से, मतलब मैंने इसमें क्या लिखा, यही है आपका। ठीक है, इसमें मैंने लिखा कि जो आपका फोर्स लगता है ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, उनके जो द्रव्यमान होंगे उनके गुणनफल के m1 इंटू m2 के बराबर ना कह के समानुपाती होगा। ठीक है, किसके होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और जो बल होगा वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब जस्ट उल्टा होगा, किसके, 1/r²। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक साइड अगर समान होती है तो हम इनको गुणे में कर देते हैं, मतलब ऐसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन r² के। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? और जब ये समानुपाती हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है जिसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं, m1 m2 अपॉन r²। ये फाइनली ग्रेविटी का फॉर्मूला है। समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए कि दो पिंडों के बीच में कितना बल लगेगा तो उनके मास का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग से भाग दे देगा, और इस जी का भी अपना क्या होता है, एक मान होता है। क्या होता है, आपका मान होता है। तो इसका मान कितना होता है आप मुझे ये बताओ। पहले जो कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, ये होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ये आपका क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, जो जी का मान होता है वो आपका 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? ये आपका जी का मान होता है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है, पहले मुझे कंफर्म कर दो। आ गई ना? ये आप 6 ना भी लगाओगे तो ऐसे होता है, ऐसे ही है। आप डायरेक्टली इसको 6.7 भी कर सकते हो, 6.67 भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये सारा मान, जैसे मैंने कहा कि एक 2 किलो का पिंड है, दूसरा 3 किलो का पिंड है, उनके बीच की दूरी है 4, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, तो 2 गुणे 4 बटे इनके बीच की दूरी कितनी बोली थी मैंने, मान लो 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 6 का 36 हो जाएगा, और इस जी का वैल्यू कितनी रखेंगे, 6.7 गुणे 10 की पावर -11। सबको सॉल्व कर लेंगे और जो भी मान आएगा वो न्यूटन में मान आएगा, और वही हमारा क्या होगा, उन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, नोट करके एक चीज और लिख लो, जो ग्रेविटी होती है ये कभी माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है कि उनके बीच में कौन सा माध्यम आ रहा है। जैसे अगर हम दो इतने बड़े बड़े पिंड हैं, उनको इतनी डिस्टेंस में रखा तो उतना ही बल लगेगा जितना कि इनके बीच में, जब हम जैसे मान लो कि अभी कुछ बल लगा है, सोचो जरा सा। अब फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे रॉड लगा दिया कुछ, और रॉड लगाने के बाद क्या इनके बीच में बल कम हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हवा हो चाहे कोई चीज सॉलिड की स्टील भी लगा दोगे, लेकिन ग्रेविटी आपकी उतनी ही काम करेगी, आकर्षण बल उतना ही लगाएंगे। तो समझ में आया, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। पानी के अंदर भी उतना ही लगेगा, मतलब द्रव में भी उतना ही लगेगा, गैस में भी उतना ही लगेगा, और ठोस में भी उतना ही लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैंने कहा कि ये दो ग्रह हैं, इनके बीच में मान लिया कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है अभी। अब मैंने क्या किया कि इन पर ऐसे रॉड की स्टील की रॉड लगा दिया, ऐसे करके भर दिया इनके बीच में। पहले हवा पे नापा तो कितना आया था, जब कुछ नहीं था, वैक्यूम था, तो 10 न्यूटन का आया। अब मैंने इसमें सॉलिड भर दिया, तो क्या इनका बल में चेंज आएगा? नहीं, ये तभी भी 10 ही न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। तो क्या लिखोगे, नोट डाल के, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या लिखोगे,
गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, पर या फिर माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, जो भी लिखना चाहो, से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसका मात्रक तो रही गया यार, इसको भी लिखा देते हैं क्या? ठीक है, नहीं अब यही स्लाइड रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको? माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। अब अच्छा, जी का वैल्यू यहां से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कहां गया सूत्र हमारा फाइनल? ये अब इसका क्या निकलेगा? न्यूटन, ये जाहिर सी बात है मीटर में होगा क्योंकि दूरी है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये कहां पे आएंगे? भाग में, अपॉन केजी स्क्वायर, क्योंकि इसका भी केजी होगा, इसका भी केजी होगा, तो दोनों केजी मिला के क्या हो जाएगी? केजी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये मुझे बताओ। तो आप क्या लिखोगे? मात्रक, जी का मात्रक। तो अब जी का मात्रक क्या होगा? अच्छा, तो वहीं से निकाल लो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये अपॉन वाला चिन्ह है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। इसका एक मात्र, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। सीजीएस पद्धति का क्या हो जाएगा? न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, और किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो उसको भी लिखा देते कहीं पे, जगह तो बची ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे लिख देते सामने। देखो उसमें दिख रहा है अक्षय पद, नहीं दिखाई देगा क्या? ये चीज नहीं दिख रही है क्या? ये यहाँ पर भी दिख जाएगा ना? यहाँ ऊपर लिख देते, ठीक है। अरे यहाँ पे यहाँ दिख जाएगा। ये एमकेएस पद्धति का है। ये किस चीज का है? एम के एस नहीं दिख रहा है तो मैं बोले दे रहा हूं एमकेएस। अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। पद्धतियां मैंने बताई थी ना, क्या लिखोगे? जी का मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो, इतना सब कुछ बोर्ड में लिखा है, नोट कर लो। और फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं कल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।